हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग डियर स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्न भी बताएंगे हम आपको और इसका उत्तर भी देंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल पक्का कर देंगे, 100 में से 95% बिल्कुल पार। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही तैयारी कराते हैं। जितने भी स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की इस चैनल पर कराई जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। यानी इन चार विकल्प में से देख सकते हैं स्टूडेंट, इन्हीं चार विकल्प में से आपका एक सही विकल्प है जो कि क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। ए है आपका रोजगार, बी है विदेशी विनिमय, सी है मांग का नियम या डी राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बताइए यदि आपको पता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मांग का नियम हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। स्टूडेंट इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें विचार की बात हो रही, तो किसका अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन है और स्टूडेंट ये सारे जो ऑप्शन है इसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आपने अभी तक जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी की है और आपको कॉन्फिडेंट है कि हमें सब आता है, तो आप इन सभी प्रश्नों को क्वेश्चन को क्या है एक प्रकार से टेस्ट के रूप में ले लीजिए। इसका आंसर हमारे बताने से पहले आप हमें बता दीजिएगा, सारे को आप नोट करते जाइए। लास्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसके नीचे आप कमेंट में बता दीजिए कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। उसी प्रकार से हम आप लोगों की तैयारी जो है इकोनॉमिक्स की और भी कराएंगे। जो दूसरा जो प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में जो किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पर ये बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरण हो जाएगा, जो कि डी राइट आंसर है। चौथा देखिए, चौथा आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय ब्रैकेट में देखिए NNP-FC बराबर है, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देखिए चार आपके विकल्प है, चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चारों में से राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जो कि क्या है आंसर बी और आंसर सी राइट है ये दोनों। तो इनमें से राष्ट्रीय आय आंसर डी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। क्या टाइम लगा है, वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अब आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं तो वेस्ट हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आप लोगों का और हमारा मेहनत है। तो स्टूडेंट मेहनत कीजिए और सभी आप सफल होंगे। मेहनत कीजिए और राइटिंग भी लिखिए और तैयारी कीजिए सारी चीज़ों की। अब 95% क्या है बटोर लीजिए। अब भैया ऐसे तो रहिए बोलने से कि बटूर जाएगा, इसको लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। पांचवा जो प्रश्न है क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो जो पांचवा है आपका इसमें डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा, जो कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन इन्हों के द्वारा ही होता है। क्या, इनके ही द्वारा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है। यानी इन चारों में से कौन सा है जो व्यापारिक बैंक का एक प्रकार से कार्य है, तो बताइए। इनमें से आपका बी हो जाएगा, साख सृजन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है। जो आपका केंद्रीय बैंक है इसकी नीति क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति या अंतरराष्ट्रीय नीति। तो यहाँ पर आपका जो मौद्रिक नीति है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी अब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक से ही पूछे जाएंगे और कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत में 500 तथा 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया? यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नोटबंदी स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो 8वां है, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 2016 में हुआ था। कब हुआ था किसी को नहीं पता है। अब ये पता है कि भैया 2016 के साल में हुआ था, ईयर में हुआ था, लेकिन मैं बता दूं 8 नवंबर स्टूडेंट, 8 नवंबर 2016 में जो है 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नोटबंदी। कब हुआ था? 10:45 को रात में हुआ था ये नोटबंदी, बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था। 9 नंबर देखिए प्रश्न, मुद्रा की मांग तथा ब्याज के दर में, यहाँ पर डॉट डॉट देख सकते हैं, इसी में राइट आंसर फिट होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज के दर में संबंध होता है तो वो विपरीत होता है। क्या होता है? आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विपरीत होता है। अब यहाँ पर मैं लिख कर दिखा दूँ किस तरह से, क्या है, विपरीत। अब इसका आंसर देखिए, मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। देखिए कितना करेक्ट बैठ चुका है। इसी तरीके से आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसी के प्रकार आपको करना है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मुद्रास्फीति क्या है। यहाँ पर देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु तो बैंक दर क्या करता है? बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है, शून्य कर दी जाती है। स्टूडेंट मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यदि मेरी इस वीडियो के क्वेश्चंस पे, यानी इस वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर में कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए, उस वीडियो का लिंक भेजिए और ये बताइए कि सर इस क्वेश्चंस का आपका ऑप्शन गलत है, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मैं एक बार गूगल पर भी सर्च करता हूँ और इसका आंसर मैं बुक में भी देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बुक वाला सही है, उसको रिसर्च करने पे गूगल पर भी सही बताता है, फिर अब आपके सामने लेकर आते हैं। जो गलत होता है उसका अब आंसर आपको नहीं बताते, क्योंकि आपके लिए जो एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर आपकी क्या है, बोर्ड एग्जाम में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, एक नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से भी पीछे रह सकते हैं। तो एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा न बोर्ड एग्जाम में। क्या आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, सारे का एक टाइम बना लीजिए कि हमें 3 घंटे में सारे पेपर को हल कर देना है। तो वो भी आप संडे के दिन कर सकते हैं। हमने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बढ़ाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपभोग फलन C बराबर 40 प्लस 0.8 वाई में क्या है, वायु बराबर 1000, सॉरी y बराबर 100, ये 1000 नहीं 100 पर उपभोग का मान होगा, क्या होगा, उपभोग का जो मान होगा वो 120 होगा। अगला प्रश्न है आपका इकोनॉमिक्स का 12 नंबर, C बराबर 100 प्लस 0.10, इसको पॉइंट भी कह सकते हैं, 5y, इस समीकरण में स्वायत्त क्या है, स्वायत्त उपभोग कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट के रूप में भी यदि आप लोग स्टूडेंट रह रहे हैं तो इसका आंसर आप ईमानदारी से हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन लास्ट में बताइएगा जब खत्म हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आप बताइएगा। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बजट की राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है, लोक ऋण, आयकर, विनिवेश या इनमें से नहीं। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आयकर हो जाएगा, यानी आयकर हो जाएगा, बजट के राजस्व प्राप्तियां में संबंध है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का बंद नहीं है, यानी ब्याज, उदायगियों, प्रमुख उपदान, रक्षा व्यय, ऋण वसूली। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ऋण वसूली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, अदृश्य व्यापार होता है, क्या होता है, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और चोरी छिपे व्यापार या डी ये सभी। तो अदृश्य वाला आपको पता है तो बताइए, यहाँ पर सेवाओं का ब्रेक जो है व्यापार हो जाएगा अदृश्य व्यापार।
16 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से भी यदि आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब क्या है, ए आपात घटते हैं, बी निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है, या निर्यात आयात से कम होता है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निर्यात आयात से क्या होता है, कम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक है। क्या है, प्रमुख निर्धारक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा देश का केंद्रीय बैंक स्टूडेंट, जो कि 17 का ए राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ए अदायगी संतुलन, वे ऋण संतुलन, सी व्यापार संतुलन, या डी उपभोग संतुलन। तो यहाँ पर जो आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं वो आपको कहते हैं व्यापार संतुलन। तो यहाँ पर 18 का सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चंस को बताया है, और इसका आंसर यदि आप लोगों ने ईमानदारी से लिखा होगा तो कमेंट में आप बता दीजिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं कि सारा हमारा इतना सही गया। ईमानदारी से बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि ईमानदारी से बताएंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का अब आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका भी मैं प्रश्न सहित उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। जो आपका समष्टि आर्थिक अध्ययन है इसका हमें कोई 2 उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहला है आपका भारत में बेरोजगारी का अध्ययन, तथा दूसरा है आपका क्या है, भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन। ये है आपका समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण, जो कि देख सकते हैं ये शायद आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का अर्थशास्त्र का। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे समस्याएं बताइए। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। इसका पीडीएफ में भी आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि अब से जो भी वीडियो जाएगी उसका भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अपने जो है इस वीडियो का पीडीएफ जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यानी इस वीडियो को बनाने के बाद भी इसका भी पीडीएफ बनाऊंगा, और वो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज टेलीग्राम पर, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी प्रकार की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे या समस्याएं क्या है, या मुद्दे कह लीजिए स्लैश करके समस्याएं भी है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मुख्य मुद्दे क्या है, मुद्दे या समस्याएं इस प्रकार से, जैसे सबसे पहला है मुद्रास्फीति, क्या है, मुद्रास्फीति। दूसरा है आपका रोजगार, तीसरा है आपका समृद्धि तथा विकास, चौथा है आपका व्यावसायिक चक्र, पांचवा है ब्याज दरें तथा मौद्रिक नीति स्लैश करके मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र की क्या है, नीतियाँ अथवा उपकरण माना जाता है। जो दूसरा आपका जो प्रश्न था उसका राइट आंसर ही ये है, जो कि मुख्य मुद्दे 5 प्रकार के थे। इसके बारे में इसका एक प्रकार से वो भी बता दिया कि किस प्रकार की नीतियाँ थी, किस प्रकार के उपकरण थे स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है ज़्यादा जानकारी के लिए, यदि आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर भी पॉज करके भी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आपके लिए स्टूडेंट समझना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बाल सूची किसे कहते हैं। जो बाल सूची है ये किसे कहते हैं, तो देखिए अविकृत क्या है, अविकृत निर्मित वस्तुओं अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे बालों का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे बाल सूची कहते हैं। यानी बाल सूची किसे कहते हैं,
अविकृत क्या है, जो अविकृत, यहाँ पर अविकृत हो रहा है, अविकृत निर्मित वस्तुएं अथवा क्या है, अर्ध निर्मित वस्तु, कच्चे बालों का स्टॉक, उसी को क्या कहते हैं, बाल सूची कहते हैं। तीसरे प्रश्न का भी आंसर हमने बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पीडीएफ दे रहे हैं। पहले मैं पीडीएफ नहीं देता था, लेकिन अब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दूंगा, जो कि चैनल जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपसे आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, सारी क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को छोड़कर, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश को छोड़कर हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, भूगोल, इतिहास, या जो भी आपके क्वेश्चन है, यानी सॉरी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आर्ट स्ट्रीम के, ड्राइंग, इंग्लिश को छोड़कर सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं इस चैनल पर कराता हूँ। लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट है जो कि मैं तैयार कराता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार क्या है 95% पार हर एक स्टूडेंट को। तो चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कौन करता है? तो भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO साधन लागत तथा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ब्रैकेट में क्या है GDP का आकलन करता है। GDP को आपको पता ही होगा, GDP क्या है, तो उसी का क्या है ये आकलन कौन करता है, वो यही करता है। ये देख सकते हैं 4 लाइनों में इसका आंसर है। 3 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से प्यार से एग्जामिनर दे देगा। राइटिंग में लिखिए। और एक हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड में आपको कॉपी किस तरह से लिखना है। कॉपी भैया लिखना जान गए तो समझ लीजिए आप सब कुछ करना जान गए, जो एक एग्जामिनर चाहता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। 5वां आपका है क्या है, 5वां प्रश्न या क्वेश्चन कह लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में उपयोग, यहाँ पर देखिए उपयोग किया जाता है, अथवा जिन्हें पुनः बिक्री के लिए फर्मों द्वारा खरीदा जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग तथा बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक प्रकार से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो कि इस तरह से है उदाहरण के रूप में। समझ लीजिए स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे रहे कि भैया आपने याद नहीं किया, आपने पढ़ा था, आपने देखा था वीडियो की, ये हमने सर के पास वीडियो देखा था, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपके माइंड में भी आपने याद भी नहीं किया है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो आपके माइंड में बैठा रहेगा कि हमने सर का वीडियो देखा था, ये बता रहे थे। आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो क्वेश्चन को, जब आप पढ़े रहेंगे। और भैया जब पढ़े नहीं रहेंगे, वीडियो को छोड़ कर चले जाएंगे, तो आप बाद में पछताएंगे। क्या है, पछताने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ने में बल लगाइए, दिन रात एक कर दीजिए और अपना टारगेट को अचीव कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मुश्किल नहीं है। देखिए मुश्किल आपके लिए बनना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI भी कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ये देश की संपूर्ण मौद्रिक, यानी ये जो भारत देश का संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये 6 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्या है, 7वां क्वेश्चन है आपका, नगद कोष अनुपात। क्या है, नगद कोष अनुपात, जिसको हम CRR भी कहते हैं। CRR, इसका फुल फॉर्म भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। CRR का फुल फॉर्म आप हम लोगों पे कमेंट में बताइए यदि आपको पता है। क्या है, नगद कोष अनुपात क्या है, CRR ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका आंसर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देते हैं। क्या है, तय कर देता है, जो
प्रत्येक बैग को रखना अनिवार्य होता है। ये एक वैधानिक अनिवार्यता है और बैंकों पर बाध्य है। इसे नगद कोष अनुपात क्या है, इसे जो है नगद कोष अनुपात CRR अथवा कोष अनुपात अथवा आवश्यक कोष अनुपात भी कहते हैं। देखिए क्या है नगद कोष अनुपात CRR क्या है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। और इसका एक प्रकार से अथवा लक्कर की कोष अनुपात अथवा आवश्यक कोष अनुपात भी इसको कहते हैं। 7वां प्रश्न है, आपको देख सकते हैं इसका आंसर किस तरह से है। 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, ज़्यादा नहीं, शायद 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के सेकंड में यही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जो कि आपका एक प्रकार से छोटा क्वेश्चन कहलाता है। 3 नंबर का प्रश्न, फिर आपका आएगा 6 नंबर का प्रश्न, और लास्ट में जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके अर्थशास्त्र में, और 30 नंबर वो डायरेक्ट कंफर्म कर देगा। बस मेहनत कीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन देखिए, मुद्रा गुणक क्या है, गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है। क्या है मुद्रा गुणक क्या है, सबसे पहला यहाँ पर परिभाषा हो गया, और गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या है, मुद्रा ब्रैकेट में साख गुणक व्यावसायिक बैंकों के अधिकतम साख को प्रदर्शित करता है, जो वो अपने अतिरिक्त नगद कोष से सृजित जो है नगद कोष से सृजित ब्रैकेट में बाद जमाओं के रूप में ब्रैकेट बंद कर सकता है। अर्थात यहाँ पर देखिए क्या है गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है, इसका ये एक प्रकार से सूत्र भी कह सकते हैं। तो मुद्रा ब्रैकेट में शाख गुणक बराबर 1/, नगद कोष अनुपात, जिसको क्या कहते हैं कि गुणक का मूल्य मुद्रा सृजन की सीमा निर्धारित करता है। तो 1 रुपया आपका क्या है नगद कोष अनुपात का सीमा निर्धारित कर चुका है। तो जो 8वां क्वेश्चन था कि गुणक क्या है, इसका एक प्रकार से परिभाषा हो चुका है, और इसका मूल्य निर्धारित कौन करता है वो इस प्रकार से बताया चुका है। समझ में आ गया स्टूडेंट? समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या है स्टूडेंट, आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप अभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, खुले बाजार की क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। जो आपका खुला बाजार है इसमें जो क्रियाओं से आपका अभिप्राय क्या है इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय सरकार द्वारा क्या है निर्गमित वाणी को काफ़ी वो हो रहा है। देखिए खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय सरकार द्वारा निर्गमित बांड्स का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है। जो खुले बाजार है इसमें खरीदने और बेचने से इसका बाजार में क्या एक प्रकार से खुले बाजार की क्रियाओं का यही अभिप्राय है। एक प्रकार से परिभाषा भी पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिए, जो भी पूछा जाए उसका आंसर आप दे दीजिएगा, हिचकिचाइएगा मत स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है आपका, और इसी में आपको मेहनत करना है। 1 से 2 महीने बचा है, 1 से 1.5 महीना बचा है, 2 महीने में नहीं कह सकता, 1 से 1.5 महीने बचा है। इसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्याशित माप किसे कहते हैं। जो आपका प्रत्याशित माप है ये किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका आंसर देखिए, उपभोग, निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को इसकी या इनकी प्रत्याशित माप कहा जाता है। सरल शब्दों में प्रत्याशित का अर्थ क्या है, नियोजित। जो प्रत्याशित का अर्थ है वो क्या है, नियोजित है। तो ये प्रत्याशित माप किसे कहते हैं, एक प्रकार से इसका परिभाषा है जो कि इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं। जो आपका स्वतंत्र उपभोग होता है ये किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, यदि आय शून्य क्या है, शून्य भी हो तो कुछ भी, यदि आय शून्य भी हो तो कुछ भी या कुछ भी नहीं, कुछ उपभोग होता ही है, क्योंकि उपभोग की ये मात्रा आय से क्या है स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। उपभोग फलन में इसे सी द्वारा दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है स्वतंत्र उपभोग को। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं। स्वतंत्र उपभोग से आपका आशय क्या है, स्वतंत्र उपभोग क्या होता है
इसके बारे में, यानी ये तीनों जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको कोई डिफरेंस आ रहा है? नजर आपको सिर्फ एक ही आ रहा होगा, क्या है? स्वतंत्र उपभोग। लेकिन इसमें जरिए हमने आशय, अर्थ, उसके बाद में परिभाषा, ये तीनों एक ही है और इसका जो प्रश्न का आंसर बनेगा वो यही बनेगा। तीनों तरीके घुमा फिरा कर आपके अथवा लग कर भी प्रश्न पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्व प्राप्तियों को गैर प्रतिदेय क्यों कहा जाता है? जो आपका राजस्व प्राप्तियां है, इसमें जो गैर प्रतिदेय क्यों कहा जाता है, इसका परिभाषा देखिए। राजस्व प्राप्तियों वे प्राप्तियां हैं जिनके दावा या जिनका दावा सरकार ने नहीं किया जा सकता, सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय, क्या है? गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर हमने बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने एक बुक का टॉपिक 92 टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स के बताया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिए और उनके जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन बैंक और बुक से ढूंढिए। और एक हमने क्वेश्चन बैंक वाला टॉपिक बनाया जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी कवर किया है, तो आपने उसको नहीं देखा है तो वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। कमेंट कीजिए, वो वीडियो आप जल्द ही बना देंगे। फिलहाल आप जो 92 बुक वाला टॉपिक है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 13 नंबर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, बजट के बजट, जिसको हम क्या है surplus, क्या है surplus बजट के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो परिभाषा दीजिए, आपको परिभाषा इसका देना पड़ेगा। तो इसका परिभाषा क्या है देखिए, छोटा सा ये 3 नंबर का, बजट का बजट वो बजट है जिसमें सरकारी प्राप्तियां सरकारी आय से अधिक होती है। जो सरकारी प्राप्तियां हैं वो सरकार की जो है सरकार की आय से भी ज़्यादा होती है। तो ये 13 नंबर प्रश्न था, इसका भी हमने उत्तर बता दिया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उपदान आय और गैर अपदान, उपदान आय और गैर उपदान आय, यहाँ पर देखिए क्या है, उपदान आय और गैर अपदान। यहाँ पर इसका उपदान, यहाँ पर मैं एक प्रकार से क्वेश्चन को कंफर्म कर दूं कि क्वेश्चन जो कहना क्या चाहता है, जो उपदान वाला है ये क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाहता है, मैं इसके एक बार कंफर्म कर लूँ ताकि कोई भी आपके डाउट्स हो ना, तो कोई भी जो गलत है क्वेश्चन वो गलत आपका हो ना जाए, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर दोनों पूछा गया है, उपदान आय और गैर उपदान आय। यहाँ पर देखिए उपदान ये आय है और ये गैर उपदान आय है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आप लोगों को नज़र ही आ गया होगा। किन्हें कहते हैं, ये परिभाषा आपको दे रहा है, तो इसका देखिए परिभाषा, उपदान के साधनों जैसे व्यय, भूमि तथा पूंजी से प्राप्त निवल अंतरराष्ट्रीय आयों को उपदान आय कहते हैं, और जबकि सेवा उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाओं आदि से प्राप्त जो निवल बिक्री को गैर उपदान आय कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपदान आय और जो गैर उपदान आय है वो कितना डिफरेंस है, और दोनों का परिभाषा आपका 3 नंबर का होगा। इसी तरीके से मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे तो मिक्सचर के रूप में भी इसका आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन का। 14 नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा आ चुका है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तृतीय विनिमय दर क्या है? जो तृतीय विनिमय दर है ये क्या होता है, इसका परिभाषा देखिए, वो विनिमय दर जो बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों निर्धारित होती है, तृतीय ब्रैकेट में लचीली विनिमय दर कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र तृतीय और क्या है, प्रबंधित तृतीय। जो तृतीय विनिमय दर है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। और स्टूडेंट मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए, उसको सॉल्यूशन कीजिए। और ये याद रखिए स्टूडेंट कि 10 क्वेश्चन आपके
बहुविकल्पीय भी पूछे जाएंगे तो ज़्यादा नहीं, यदि आप कमज़ोर छात्र हैं तो 8 तो जाए ही सही आप लोगों का। जब 8 जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा, उस सर को जो एग्जामिनर होगा उनको भी एक कॉन्फिडेंट आएगा कि भैया बच्चे में लिखने का तरीका मालूम है और वो लिखना जानते हैं, उसका प्रश्न का आंसर वो जानता है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं एग्जामिनर स्टूडेंट। तो एग्जामिनर को क्या करना है, आप लोगों को खुश करना है। अब भैया जितना ज़्यादा आप लोग एग्जामिनर को खुश कर लेंगे, समझ लीजिए उसमें आपका नंबर ही है। तो 14 नंबर और 15 नंबर भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सौदों के लिए द्रव्य का उपयोग कब किया जाता है? जो सौदों है इसके लिए जो द्रव्य है इसका जो उपयोग कब किया जाता है इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए, सौदों के लिए द्रव्य का उपयोग तब किया जाता है जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का क्या है, आवागमन होता है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस तरह से बैठा है सटीक। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को भी हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ आपके 16, हमने इस वीडियो में 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर को बताया इस वीडियो में और 18 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमने बताया है वीडियो में किस तरह से मिलेगा, उस तरह को आप वीडियो को देखिए पूरा और आप जानिए कि किस तरह से ये पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं और वीडियो को छोड़कर जाते हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। पसंद आए तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके प्यारे दोस्त हैं, भाई है, बहन है, आपके साथ में पढ़ते हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।